नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आपके रिवीजन प्लानिंग को लेकर, क्योंकि रोज़ तो पढ़ने वाले ही वीडियो आते हैं, आप लोग पढ़ते ही होंगे और बहुत सारे वीडियो अपलोड होते हैं अब तो चैनल पर। आप कितने देखते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, फिर भी कहीं पर चूक हो जा रही है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अकेले ही मैं लगभग सारे वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। कुछ वीडियो तो मैम भी बनाती हैं। तो आज हम लोग रिवीजन के प्लानिंग को लेकर बात करेंगे। किन किन चीज़ों को लेकर बात करेंगे एक बार मैं बता देता हूँ आपको, और ये ज़रूरी हो गया था, बहुत दिनों से बातचीत नहीं की थी हम लोगों ने। एक तो आपका रिवीजन को लेकर क्या प्लानिंग होनी चाहिए। 60 दिन लगभग में आज आपके बचे हैं, 64 दिन है करीब में। आज कितना तारीख है? 26 तारीख हो गया और 30 जुलाई आ जाएगा। फिर आप 30 अगस्त और 30 सितंबर को तो आपका एग्ज़ाम ही है। इसको लेकर हम लोग थोड़ी देर बातचीत करेंगे, कैसे क्या पढ़ना चाहिए। अभी आपको रिवीजन की प्लानिंग को लेकर बात करेंगे और टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी मैं बता दूंगा। और एक वेबसाइट में बता दूंगा जहां पर सारे टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो फ्री में अवेलेबल रहते हैं। बीपीएससी के रिगार्डिंग, यूपीएससी के रिगार्डिंग, मैगजीन वगैरह भी सब आपको फ्री मिल जाएगा, तो भी मैं बता दूंगा आपको अंत में। और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश सब में मिलता है। ओके, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ और ये भी बता दूंगा कौन सा टेस्ट सीरीज़ अच्छा होता है और किस प्रकार से लगाया जाता है। बहुत दिनों से बच्चों के मैसेज आ रहे थे, इसलिए इस तरह के वीडियो बनाने पड़ते हैं। एक और टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि पढ़ाई का तरीका क्या हो, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए अभी आप लोगों को, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट और गाइडेंस दोनों ही फ्री में अवेलेबल होता है अपने चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो बच्चे अभी फॉर्म भरने में लगे हुए हैं। सारा एग्ज़ाम की तैयारी छोड़कर फॉर्म भरने की तैयारी में लगे हुए हैं। फॉर्म भरना भी अपने आप में एग्जामिनेशन की तैयारी जैसा हो गया है। इतना कुछ मांगा जा रहा है और इतना झंझट वाला फॉर्म बना दे। यूपीएससी भी एग्जामिनेशन लेती है देश में, उसका फॉर्म भरने में 10 मिनट लगता है मैक्सिमम। अगर आपके पास सब कुछ है तो 10 मिनट में आप आराम से फॉर्म भर सकते, कोई झंझट होता ही नहीं है। कभी आपने सुना है कि कोई फ्रॉड हुआ हो, यूपीएससी के कैंडिडेट ने कोई फ्रॉड किया हो? तो नहीं होता है। बाकी चलिए, बीपीएससी का अपना है। फॉर्म भर लिया होगा आपने, फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए, समय रहते ही भर लीजिए। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते क्या उसका डेट आगे बढ़ेगा। देखिए, डेट आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये आयोग की मर्ज़ी पर है। आयोग की मर्ज़ी पर कभी डिपेंडेंट मत हो जाइएगा, अपनी मर्ज़ी पर डिपेंडेंट रहिए और फॉर्म भर लीजिए अभी। ओके, अब आता है कि 60 दिन में कैसे क्या पढ़ना चाहिए, उस पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको तैयारी का तरीका बताया था, उसमें सबसे पहला क्या बताया था आपको, अगर ढंग से हम लोग बातचीत करें तो सबसे पहला मैंने बताया था कि देखिए, आपको किसी भी सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आप क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। रिवीजन के बाद क्या करते हैं आप? तो प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम लोग कहाँ पर आ गए हैं? पहला आपका स्टेज कंप्लीट हो गया होगा, पढ़ लिया होगा। कम से कम मैं इतना उम्मीद कर रहा हूँ, कम से कम एक बार आपने सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इससे कम मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, चाह कर भी। अगर करूँगा तो फिर वो मूवी देखा है ना आपने, बंदा मूवी आया था कुछ दिन पहले मनोज वाजपेयी का, जिसमें वो बोलता है महापाप की श्रेणी में आते हैं कुछ, तो वो वाला हिस्सा हो जाएगा, महापाप की श्रेणी में आ जाएगा। अगर आपने एक भी बार सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो बहुत कठिन होगा। 60 दिन में सिलेबस भी कंप्लीट करना, रिवीजन भी करना, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है प्रैक्टिकली अगर देखें तो। वैसे तो आप कर ही सकते हैं। देखिए, पढ़ना वाला स्टेज आपका कंप्लीट हो गया होगा कम से कम एक बार, ठीक है। 100% नहीं तो 80% तक, 70% तक सिलेबस आपने पढ़ लिया होगा, इतना मैं ज्यूम कर रहा हूँ। इसके बाद ही मैं आपको आगे बढ़ाऊँगा। दूसरा स्टेप आता है रिवीजन का। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होता है रिवीजन करने का? सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होता है कि जो भी आपने बुक पढ़ा है उसको एटलीस्ट एक बार और पढ़ लीजिए। जितना भी आपने बुक पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने दोबारा भी पढ़ लिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जितना भी बुक पढ़ा है भी आपने, उसको कम से कम एक बार और पढ़ लीजिए। अगर आपने 1 या 2 बार पढ़ लिया है ऑलरेडी तो उसको मत पढ़िए, फिर कोई ऐसा खास ज़रूरत है नहीं तब तक, जब तक कि आपको किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली और भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। तो अगर आपने एक भी बार बुक कोई पढ़ लिया है तो दूसरी बार एक बार उल्टा कर देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार लाइन बाय लाइन, जिससे आपके दिमाग में छप जाए, आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे? रिवीजन कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस पर आ जाते हैं, या साथ साथ में भी कुछ लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उस पर कैसे करना चाहिए काम। तो यही होता है रिवीजन का पहला प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से करना चाहिए।
जैसे हिस्ट्री का रिवीजन एक एक सब्जेक्ट वाइज लेकर चलेंगे हम लोग, सभी का सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्या है भाई, जैसे हिस्ट्री का हमने लिया, हिस्ट्री के लिए जो भी आपने बुक पढ़ा है, कई सारे लोगों ने आपका एनसीईआरटी पढ़ा है, तो देखिए अभी 6ठी से 12th तक के एनसीईआरटी को तो रिवाइज़ करने का समय नहीं है आपके पास, तो कम से कम एटलीस्ट 11th 12th का रिवाइज़ कर सकते हैं, या स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो स्पेक्ट्रम रिवाइज़ कर सकते हैं, या जहाँ से भी जो एंशिएंट पढ़ा है एक एंशिएंट की बुक रिवाइज़ कर लीजिए, एक मिडेवल का और एक मॉडर्न हिस्ट्री का रिवाइज़ कर लीजिए, टारगेट बनाकर कि मुझे 7 दिन में हिस्ट्री का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लेना है रिवीजन के साथ। इतना कर सकते हैं। एक बार में 2 सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं। जैसे अगर 8 घंटे का आप टाइम बनाते हैं या 10 घंटे का आप टाइम बनाते हैं, 10 घंटे के हिसाब से देखेंगे तो अगर 64 दिन है आज से आपके एग्ज़ाम में, तो 640 आवर है आपके पास, जो बहुत ही ज़्यादा इनफ होता है। इसको आप बांट सकते हैं कि भाई मुझे 7 दिन में मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करना है, जैसे हो वैसे, और हिस्ट्री के साथ कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी को हमेशा साथ में पढ़ते हैं, इससे क्या होता है, दोनों बहुत ज़्यादा मैच करता है। खासतौर से मॉडर्न हिस्ट्री का जो पीरियड है वो पॉलिटी में भी आपको पढ़ना पड़ता है और हिस्ट्री में भी आपको पढ़ना पड़ता है। इनको साथ में लेकर चल सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, जहाँ भी इससे भी पढ़ा है, जिस भी सोर्स से पढ़ा है वो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। जितने घंटे आप, जैसे 10 घंटे पढ़ते हैं तो 5-5 घंटे में बांट सकते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं तो 4-4 घंटे में बांट सकते हैं। लेकिन अब मुख्य फोकस किस पर होना चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ, रिवीजन पर होना चाहिए। एग्जामिनेशन में जब आपने पिछली बार एग्ज़ाम दिया होगा, यकीन मानिए कोई ऐसा सवाल नहीं होगा, कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं 1-2, बाकी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको सुना हुआ नहीं होगा या आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं होगा। साइंस के कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं, बाकी सवाल में थोड़ा बहुत तो आपका आइडिया होगा। 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज होते हैं, और कई सारे लोग 3 ऑप्शन में भी होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता है। 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन उन्हीं को होता है जिनका रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ रहता है। आपको पता होता है कि इसका आंसर क्या होगा, और फिर आप बैठ के वहाँ पर कन्फ्यूज हो रहे होते हैं, क्योंकि आपको लगता रहता है कि नहीं दूसरा भी आंसर हो सकता है। ये किसकी कमी के कारण होता है, तो रिवीजन की कमी के कारण होता है। ओके, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, जो भी बुक पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए, कम से कम एक बार और पढ़ लीजिए, एक बार और कम से कम एटलीस्ट पढ़ लीजिए। 6ठी से 12वीं तक के एनसीईआरटी को पढ़ने नहीं बैठना है, 11th 12th को एनसीईआरटी को पढ़ लेना है। ज्योग्राफी आपने वर्णमाल से पढ़ा है या दृष्टि से पढ़ा है, उसको एटलीस्ट एक बार उल्टा कर देख लेना है। और इकोनॉमिक्स आपने अगर स्टैटिक पोर्शन एनसीईआरटी से किया है या दृष्टि से पढ़ा है या कहीं और वर्णमाल वगैरह से पढ़ा है या घटना चक्र से पढ़ा है, जहाँ से पढ़ा है एक बार और उसको उल्टा कर देख लेना है। और फिर क्या करना है, एमसीक्यू पर आ जाना है। एमसीक्यू क्या होता है, वो आपका रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है। एमसीक्यू 2 पर्पज़ से लगाए जाते हैं। एक एमसीक्यू लगाया जाता है आपका किस पर्पज़ से, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। एमसीक्यू जो लगाया जाता है आपका, वो 2 पर्पज़ से मुख्य रूप से लगाए जाते हैं। एक होता है आपका भाई कि रिवीजन के लिए, जिसमें आप क्या करते हैं, कोई मतलब नहीं, आंसर लिखा हुआ है सामने, नहीं लिखा हुआ है, बस एमसीक्यू लगाते चले जाते हैं। आंसर देखकर भी लगा सकते, एक्सप्लेनेशन पढ़कर भी लगा सकते। जो घटना चक्र जिसके लिए बेस्ट बुक है उसको लगाना ही चाहिए, क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे होते हैं। सवाल उसके बहुत घटिया होते हैं, कई बार इतने आसान होते हैं क्या कहना, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे होते हैं, शानदार होते हैं। और एक्सप्लेनेशन में सामान्य तौर पर गलतियाँ नहीं के बराबर में होती है, ना के बराबर गलतियाँ होती हैं। घटना चक्र की मैं बात कह रहा हूँ। दूसरा होता है आपका प्रैक्टिस सेट, जिसको सेट लगाना बोलते हैं, जो आप टेस्ट सीरीज वगैरह करते हैं उसकी बात मैं कह रहा हूँ। दोनों का पर्पस अलग अलग होता है। रिवीजन करने जब आप बैठ रहे तो आपका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, देखिए मूल उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा जो सब्जेक्ट में अगर कोई फैक्ट छूट भी गया है तो वो कहाँ से तैयार हो रहा है, तो वो आपका रिवीजन के एमसीक्यू से तैयार हो रहा है। जैसे आप अगर एनसीईआरटी ने आपने पूरा पढ़ा होगा तो भी कुछ फैक्ट आपको घटना चक्र में नए दिखते हैं, वो कहाँ से तैयार होते हैं, तो एमसीक्यू से ही तैयार होते हैं। वो सारे फैक्ट आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिल सकते हैं, वो आपको इन्हीं सब बुकों में मिलेंगे, एमसीक्यू के मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेंगे, या जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ से मिलेंगे। दूसरा आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का पर्पस बहुत अलग होता है, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है और वही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार ध्यान से देखिएगा वीडियो को अंत तक, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में हमेशा बात करने की कोशिश करता हूँ, जिससे ये हो कि भाई ऐसा ना हो कि मैं अपने व्यूज़ के लिए केवल वीडियो बना रहा हूँ। मैं वास्तविकता में आपको गाइड करना चाहता हूँ। दूर बैठे बैठे यही साधन है तो यही सही। देखिए, टेस्ट सीरीज़ का सबसे पहला प्रैक्टिस क्या होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट सिखा देता है आपको कि भाई टाइम कैसे मैनेज करना है आपके एग्जामिनेशन में।
एग्जामिनेशन में कई सारे लोग पिछली बार जब एग्ज़ाम दे के आए थे 67th का भी 68th का भी मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि 2 घंटे में मैं तो 150 सवाल पढ़ भी नहीं पाई। ख़ासतौर से लड़कियों का इस तरह का मैसेज आया था, कुछ लड़कों ने भी मैसेज किया था, लेकिन उसमें संख्या ज़्यादा लड़कियों की थी कि 2 घंटे में बहुत सारे सवाल हम पढ़ भी नहीं पाए, 150 सवाल अटैम्प्ट तक नहीं कर पाए। तो ये दयनीय स्थिति किस कारण से होती है? क्योंकि आपने रूम पर बैठ कर प्रैक्टिस किया ही नहीं है। तो 150 सवाल की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। 150 को ही प्रैक्टिस करना है, 150 के 150 प्रैक्टिस करना है, मैथमेटिक्स सहित प्रैक्टिस करना है। मैथमेटिक्स आपके जान बचाएगा, 10 निगेटिव आपका बचाएगा इस बार, ओके। और जब रूम पर आप सवाल लगाने बैठते हैं टेस्ट सीरीज़, तो ध्यान रखिएगा एक चीज़ का कि आपको 45 से 50 मिनट में एक बार पूरा का पूरा आपको सवाल अटैम्प्ट हो जाना चाहिए। 150 का 150, 45 से 50 मिनट में 150 का 150 सवाल आपके अटैम्प्ट हो जाने चाहिए। 45 से 50 मिनट 3 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है एग्जामिनेशन में। 150 सवाल 50 मिनट में आपके अटैम्प्ट हो जाने चाहिए। वन लाइनर सवाल होते हैं, स्टेटमेंट वाले सवाल कम होते हैं, तो इसलिए आपके प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि वन लाइनर सवाल तो उससे भी जल्दी हो सकते हैं, 50 मिनट में एटलीस्ट एक बार कम से कम हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है दूसरी सेटिंग शुरू होती है, जिसमें क्या होता है, वैसे सवाल जो आपको कठिन लगे हैं या वैसे सवाल जिनको आप कर सकते हैं, अभी आपने अटैम्प्ट नहीं किया है, उन सवालों को करने होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 45 से 50 मिनट में एक बार आपने कर लिया, ठीक है भाई, पहले आपने सेटिंग में 80 सवाल करीब में सही कर दिए, 80 सवाल आपने अटैम्प्ट कर लिया। अब कुछ सवाल ऐसे रहे होंगे जिसमें आपको डाउट होगा या जिसको आप करना चाह रहे होंगे लेकिन आपने रह दिया, छोड़ दिया होगा कि इसको बाद में देखा जाएगा। उन सवालों को किया जाता है। उसके बाद आप बबल भरना शुरू कर लेते, क्योंकि 150 सवालों में बबल भरने के लिए भी अच्छा खासा समय चाहिए होता है। बस ऐसे ही सवाल किया जाता है। रूम पर भी ऐसे ही किया कीजिए। रूम पर चूँकि आपको बबल वगैरह नहीं भरना होता है, तो 45 से 50 मिनट में जब आपका टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद 1 से 2 घंटे भी अगर आपको लग रहे हैं, कुछ लोगों को 3 घंटे भी लगते हैं एक्सप्लेनेशन पढ़ने में, अगर लग रहा है तो लगने दीजिए। अगर 3 घंटे में आपका एक टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो रहा है एक्सप्लेनेशन पढ़ने सहित, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक्सप्लेनेशन ही आपको पढ़ना है उस टेस्ट सीरीज़ का, बाकी कोई यहाँ पर मार्क्स नहीं मिल रहा है आपको, ना तो एग्जामिनेशन से इसका कोई लेना देना होता है। जितने भी मार्केट में टेस्ट सीरीज़ हैं, बीपीएससी के रियल पेपर से या यूपीएससी के रियल पेपर से जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं, उनका मैच परसेंटेज 40% से ज़्यादा होता ही नहीं है। इसलिए टेस्ट सीरीज़ आप जब भी अटैम्प्ट करते हैं तो उसका ये आकलन मत लगाया कीजिए कि इससे आप एग्ज़ाम में पास होंगे या फेल होंगे। हाँ, कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है। अब अगर आपके टेस्ट सीरीज़ में 30 नंबर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप पास नहीं हो सकते हैं बीपीएससी के एग्जामिनेशन में, ये तो तय होता है, क्योंकि वहाँ पर तो प्रश्न बहुत ही अलग आते हैं। अगर यहाँ पर आपके 30 नंबर भी नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा दयनीय स्थिति हो जाता है। कम से कम 80, 90, ठीक है, कभी किसी में 70 आ गए, किसी में 110 आ गए, ये होता रहेगा। ये वेरी करना कोई गलत नहीं होता। पहला पर्पस क्या होता है? एक्सप्लेनेशन को पढ़ना अच्छे से, टाइम मैनेज करना अच्छे से, और अपनी नेगेटिव को कम करना। नेगेटिव मार्किंग जो जितना कम कर ले जाएंगे टेस्ट सीरीज उनको उतना बेनिफिट पहुंचाएगा। तो टेस्ट सीरीज़ का पर्पस यही होता है। अगर आपको एक टेस्ट सीरीज़ लगाने में 3 घंटे भी लग रहे हैं तो लगने दीजिए। 50 मिनट में हमें टेस्ट कंप्लीट करना है। अगले 2 घंटे बैठकर, 3 घंटे बैठकर एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, उसका बार बार पढ़ना है। ये कब हुआ? जब आप पहली बार टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे तब हुआ। टेस्ट सीरीज़ मैंने हमेशा बोला है कि 3 बार कम से कम लगाना है। पहली बार जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे तो आपको हो सकता है कि 3 घंटे लगे एक्सप्लेनेशन पढ़ने सहित। दूसरी बार जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे तो आपको टेस्ट सीरीज़ इस बार नहीं लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मिनट में आपका पूरा पेपर हो जाएगा। 35 मिनट ले लीजिए, 40 मिनट ले लीजिए, पेपर हो जाएगा आपका। एक्सप्लेनेशन पढ़ने में पहली बार अगर आपको 2 घंटे लगा था तो इस बार आपको 40 मिनट से 45 मिनट लगेगा दूसरी बार में। अगली बार में तो आप 1 घंटा में टेस्ट सीरीज़ कर भी लेंगे और एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेंगे। 3 बार कम से कम टेस्ट सीरीज़ करने की आदत डालिए। ये क्या कह रहा हूँ मैं? एक मैंने बताया कि भाई प्रैक्टिस अलग करते हैं, जो रिवीजन के लिए प्रैक्टिस करते हैं उसमें घटना चक्र वगैरह कर सकते हैं, आंसर दिखता रहता है, एनसीईआरटी एमसीक्यू कर सकते हैं, जितना भी करना हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। एक होता है टेस्ट सीरीज, जो उसको आप करते हैं सेट लगाना जिसको बोलते हैं, प्रैक्टिस करना जिसको बोलते हैं। वो क्या होता है? वो होता है टाइम मैनेज करने के लिए, रिविज़न करने के लिए, एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए, और फोबिया भगाने के लिए कि हाँ मेरा फोबिया भाग जाए कि एग्जामिनेशन मेरा हो सकता है नहीं। कॉन्फिडेंस आपका ऊपर जाएगा। जैसे जैसे टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर चला जाता है। तो ये 3 काम होता है टेस्ट सीरीज़ का मुख्य रूप से। इसको ध्यान में रखिएगा। एक टेस्ट सीरीज़ 3 बार लगा कर जाइएगा, अपने आप आपके इस मेंस पीटी में स्कोर 100+ में जाना शुरू हो जाएगा।
ध्यान रखिएगा, 3 बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने 67 में भी 68 में भी 3 बार लगाया है और आराम से उनका पीटी क्लियर हो गया है। अब आते हैं कितने टेस्ट लगाने हैं, उस पर भी आएंगे, कौन से लगाने हैं उस पर भी आएंगे। बाकी सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। अभी मैंने आपको क्या सा बताया, हिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया है कि जो भी आपने बुक्स पढ़ा है, एंशिएंट का कोई सोर्स होगा आपका, मिडेवल का कोई सोर्स होगा आपका, और मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी सोर्स होगा आपका। अगर आपने उसको एक बार भी पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, एक बार और पढ़ लीजिए और उसके MCQ लगाना शुरू कर दीजिए। टेस्ट सीरीज़ में भी आप हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे और NCERT MCQ अगर आपने हिस्ट्री का लगाया है, मैंने आपको बुक खरीदने को बोला था, कुछ चैप्टर्स मैंने भी कंप्लीट करवाए, बच्चे देखते नहीं है वीडियो, इसलिए मुझे वीडियो बंद करना पड़ जाता है, सीधी सी बात है। तो उस वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे सवाल करवाए हैं, आने वाले समय में और भी मैं करवाऊँगा। उसके बाद से ये आपका हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बिहार स्पेशल हिस्ट्री की जब बात आती है ना, तो सबसे आसान हिस्सा होता है आपके एग्ज़ाम में स्कोर करने का। तो बिहार स्पेशल हिस्ट्री की जब भी बात आए तो एक बार आपने किसी भी बुक से पढ़ा हो, KBC नैनो से पढ़ा हो, क्रॉन से पढ़ा हो, इम्तियाज़ अहमद से पढ़ा हो, अब बुक पढ़ने का तो समय ही नहीं बचा है आपके पास, बहुत कम समय है। जिस भी सोर्स से आपने पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप PYQ को प्रैक्टिस कीजिए जमकर, और टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगा रहे हैं तो बिहार स्पेशल हिस्ट्री में आपके सवाल गलत नहीं होते हैं जनरली। और गलत मत कीजिएगा एग्जामिनेशन में, बिहार स्पेशल हिस्ट्री के सवाल बहुत ही आसान रहते हैं, स्कोरिंग होते हैं, बोनस हिस्सा होता है कुछ कुछ BPSC में, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में बजट वगैरह के सवाल जो याद है तो डायरेक्ट टिक कर दीजिए। ये सब सवाल जो होते हैं बोनस होते हैं, इनमें गलत नहीं करने चाहिए आपको। तो बिहार स्पेशल हिस्ट्री का और बिहार स्पेशल किसी भी सब्जेक्ट का एक बार KBC नैनो से पढ़ा, दृष्टि से पढ़ा, क्राउन से पढ़ा, 2 बार पढ़ लिया, ठीक है भाई, जिनको याद नहीं होता 2 बार पढ़ लिया, उसके बाद उसका जमकर रिवीजन कीजिए। PYQ को सबसे पहले पकड़िएगा, क्योंकि PYQ को जब घटना चक्र की जो बुक आती है BPSC PYQ की जो बुक आती है घटना चक्र की, ये तो अपने चैनल पर भी कंप्लीट है, वीडियोस बाय वीडियो में हर चैप्टर में एक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सारा कंप्लीट है अपने चैनल पर। BPSC प्रीवियस ईयर नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। PYQ को सबसे पहले अटैम्प्ट कीजिएगा, फिर आप टेस्ट सीरीज वगैरह करेंगे तो आपका एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा ज़रूर, लेकिन PYQ का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है ज़रूर, PYQ का, BPSC के PYQ का एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना है, क्योंकि उसी में से फैक्ट बनाकर अगले साल सवाल पूछे जाते हैं। तो आपका बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा, उसका कोई टेंशन रहेगा ही नहीं। अगला आता है पॉलिटी का सेक्शन। देखिए पॉलिटी के सेक्शन में अगर आपने एक बार भी लक्ष्मीकांत के कुछ गिने हुए चैप्टर जो मैंने बताए हुए हैं, गाइडेंस प्लेलिस्ट में आपको लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट चैप्टर मिल जाएगा, उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिहार GK पढ़ लीजिएगा पॉलिटी का, कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने, पहले मुख्यमंत्री कौन बने, कब दलित मुख्यमंत्री बने, कब महिला मुख्यमंत्री बने, कौन कौन राज्यपाल रहे हैं, कौन से राज्यपाल राष्ट्रपति बने हैं, कितने पंचायत हैं, कितने ब्लॉक हैं, जो हमारा पॉलिटिकल ढांचा है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको एक बार पढ़ के जाइएगा। ग्रामीण जो हमारे वो हैं स्थानीय शासन और जो शहरी शासन है उससे जुड़े हुए आर्टिकल और प्रैक्टिस, इतना इनफ होता है पॉलिटी के लिए। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, और लक्ष्मीकांत में भी कौन से चैप्टर, शुरुआत के जैसे पहला चैप्टर है इसका संविधान का विकास, दूसरा चैप्टर संविधान का निर्माण है, तीसरा चैप्टर है आपका उद्देश्य का, चौथा है आपका जो भाई इसका स्रोत वगैरह क्या था, उसके बाद आ जाता है मूल अधिकार का चैप्टर, उसके बाद आ जाता है आपका मूल उद्देश्य का चैप्टर, मूल अधिकार के बाद कौन सा आ जाता है आपका DPSP का चैप्टर आ जाता है, फिर आपातकाल वगैरह शुरू हो जाते हैं। प्रधानमंत्री को पढ़ लीजिएगा, संसद को पढ़ लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ लीजिएगा, बात खत्म। बाकी आगे का संवैधानिक बॉडी व UPSC वगैरह है, UPSC, कैग और विधि आयोग और वित्त आयोग, ये सब को पढ़ के जाना है, बाकी और कुछ भी नहीं पढ़ना है। जैसे विधानसभा हो गया तो संसद अगर आप पढ़ेंगे तो विधानसभा ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आप पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ अपवाद होते हैं जो हम प्रैक्टिस में देख लेते हैं, तो इसी तरह से पढ़ना है। अब बाकी समय कम है तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है पॉलिटी में। ओके, अगला है ज्योग्राफी का सेक्शन। ज्योग्राफी के सेक्शन में बिहार ज्योग्राफी के लिए मैंने बता दिया है, PYQ को पढ़ना है एक बार कोई बुक पढ़ने के बाद। दूसरा क्या करना है, बिहार ज्योग्राफी के अलावा इंडियन ज्योग्राफी पर ज़्यादा ध्यान देना है। भारत का जो भूगोल है, भारत के भूगोल पर ज़्यादा ध्यान देना है। फिजिकल ज्योग्राफी जो होते हैं, भौतिक ज्योग्राफी जो होता है, उससे सवाल थोड़े से कम पूछे जाते हैं, 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। भारत के ज्योग्राफी से भर के सवाल पूछे जाते हैं, उसमें भी NCERT में जो फैक्ट हैं इंडियन ज्योग्राफी से जुड़े हुए, वहाँ से सवाल आपके अधिक पूछे जाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा जोर दीजिएगा, मैपिंग ढंग से कर लीजिएगा। और इंडियन ज्योग्राफी में कौन से पहाड़ कहाँ पर हैं, कौन सी नदियाँ कहाँ पर हैं, कौन से खनिज संसाधन कहाँ पर पाए जाते हैं, और ये अगर हिस्सा आपने कंप्लीट कर लिया, मैदानी
क्षेत्र क्या होता है, किस क्षेत्र को किस क्षेत्र में बांटा गया है, ये हिस्सा अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो ज्योग्राफी में आपका 80% कंप्लीट हो जाता है। उसके बाहर के सवालें सामान्य तौर पर नहीं पूछी जाती हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अब जैसे आपसे पूछ लेगा कि भाई बताओ यूरोप की कौन कौन सी फेमस हवाएं हैं, या जो दुनिया के बड़े बड़े जो घास के मैदान हैं उसके बारे में पूछ सकता है, या जो आल्प्स पर्वत है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है। अब जैसे यूक्रेन है तो डेन्यूब नदी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, वोल्गा नदी रूस वाली बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो इसके बारे में जीके आपको पता होना चाहिए, आपको घटना चक्र में मिल जाता है। तो वहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्योग्राफी में इतना एनफ होता है। बाकी बिहार के ज्योग्राफी के लिए PYQ का मुख्य फोकस रखिएगा और एक्सप्लेनेशन को मुख्य फोकस रखिएगा, और कोई हिस्सा ज्योग्राफी में आपका छूटेगा ही नहीं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, टॉपिक पर आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और भी बात करेंगे। अभी ध्यान से रखिएगा, डेली टारगेट भी मैं करना सिखाऊंगा। इकोनॉमिक्स में आपका ये आसान सेक्शन होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसको देखकर ही बुखार लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक्स कभी पढ़ा ही नहीं। सबसे आसान होता है इकोनॉमिक्स को पढ़ना। देखिए, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में कब से पढ़ना है? पिछले 2 साल से 2 बार ट्रेंड देखा है मैंने, 67th में भी देखा था और 68 में भी देखा था। जो आज़ादी के बाद का अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उससे जुड़े हुए 2 से 3 सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जैसे जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है अपना, जैसे 1991 के सुधार 67वीं में पूछा गया था, और 67वीं में 1953 की एक योजना उठाकर पूछ लिया गया था। तो हो सकता है इस बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछ ले 1968 ईस्वी वाला, या हो सकता है जो 1948 में इंडस्ट्रियल लॉ बनाए गए तो उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ ले, या आयात विस्थापन क्या होता है इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ ले। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये आपके पंचवर्षीय योजना से उठाकर पूछ ले। तो ये पंचवर्षीय अंडरस्टूड होता है कि इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ा है तो भारत के इकोनॉमिक हिस्ट्री तो आपको पता होना चाहिए। जैसे इकोनॉमिक हिस्ट्री में सबसे पहला क्या शुरू होता है, तो पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं, पहला हेराल्ड डोमर मॉडल से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जो 2017 ईस्वी तक चली है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना खत्म करके नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग ने 15 वर्षीय प्लान, 30 वर्षीय प्लान, ये सब प्लान बनाना शुरू कर दिया। तो पंचवर्षीय योजना नामक चीज़ अब समाप्त हो चुकी है। तो लेकिन उसके बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए। RBI की स्थापना के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ, ये ज़रूर पता होना चाहिए। भारत में राष्ट्रीयकरण कब हुआ बैंकों का, पहली बार इंदिरा गांधी जी ने किया था, और क्यों किया था वो भी आपको पता होना चाहिए। सब्सिडी कब लाया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसके बारे में आपको पता होना। पंचवर्षीय योजना मुझे किसी दिन फुर्सत मिलेगा मैं ही पढ़ा दूंगा, नहीं तो अगर आपके पास घटना चक्र हो तो उसके अगर पंचवर्षीय योजना के MCQ भी आप लगा लेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तो पंचवर्षीय योजना आपका 100% तैयार हो जाता है। एक भी सवाल उससे बाहर नहीं पूछे जाते हैं। आप पिछले साल का भी सवाल आपको घटना चक्र मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन में आपको पिछले साल का भी सवाल मिल जाता है। तो इतना अंडरस्टूड होता है कि इकोनॉमिक्स में आपको इतना तो पता होगा। रहा दूसरा हिस्सा रहता है इकोनॉमिक्स में जिसमें ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये जो अभी मैंने बताया उससे तो आपको 2 से 3 सवाल या 4 सवाल पूछ लिए जाते हैं। बाकी का जो हिस्सा है इसमें आपका आ जाता है बजट केंद्र और राज्य दोनों का, सर्वे केंद्र और राज्य दोनों का, और 1 से 2 योजनाएं। योजना में भी बिहार सरकार की योजना प्रमुख रूप से फोकस करके पूछती है। तो बिहार सरकार की योजनाएं जो चर्चा में है, जैसे बजट में कोई योजना चर्चा में है तो बजट मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था आपको। मेंस के भी कुछ टॉपिक मैंने बताए थे। इकोनॉमिक सर्वे भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा। बजट, सर्वे, इकोनॉमिक हिस्ट्री और इकोनॉमिक हिस्ट्री भारत का, इन चीज़ों को फोकस करके रखिए। आपका इकोनॉमिक्स में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। एक भी गलत नहीं होगा का मतलब एक भी गलत नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री को तो बहुत ही आसान फैक्ट है, एक से दूसरे को जोड़ते चले जाइए, आपको सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे 1991 का जो आर्थिक अपना सुधार है वो क्यों लाया गया, इसको अगर आप जोड़ लेंगे आयात विस्थापन से तो आपको झट से पता चल जाएगा क्यों लाया गया था। ये जोड़ना आना चाहिए, ये समझ धीरे धीरे बनेगी, पढ़ते पढ़ते एक दिन में नहीं बनती है। ओके, इकोनॉमिक्स में यही पढ़ना है। बजट, सर्वे और इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया का वो घटना चक्र से MCQ कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं पढ़ना है। जो योजनाएं बिहार सरकार की चर्चा में हाल फिलहाल में उससे जुड़े हुए फैक्ट, जैसे पिछली बार उन्होंने गंगा जल उद्वाह योजना नहीं पूछा कि मुख्यमंत्री जी ने कब उद्घाटन किया, डेट देकर पूछ लिया कि बताइए कहाँ पर उद्घाटन किया था। उसके चक्कर बच्चों ने गलत दे दिया, 2 दिन में उद्घाटन किया था 2 जगहों पर मुख्यमंत्री जी ने, उसके कारण से दिक्कत हो गया। तो इस तरह के फैक्ट रटिएगा। PCS है ये, UPSC नहीं है कि डीप में जाएगा, ऊपर के ही बेसिक सवाल आपसे पूछा जाएगा। साइंस पर अब हम लोग बात करें, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। और दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि हम भागते हैं इससे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, NCERT के मैंने MCQ शुरू किया साइंस के। कठिन शब्द होते हैं,
बहुत कठिन होते हैं। यकीन मानिए जितना आपको पढ़ना कठिन लगता है साइंस में एमसीक्यू में, उतना ही हमें पढ़ाना भी कठिन लगता है साइंस के एमसीक्यू शब्द के कारण। इतने कठिन शब्द होते हैं उसमें, बायोलॉजी के एक उच्चारण करना तक मुश्किल हो जाता है। उसको उच्चारण करके एक एक सवाल, वो आपको लगता है बोरिंग, क्योंकि आपने कभी जीवन में साइंस पढ़ा नहीं, बायोलॉजी जो पढ़ा भी है तो उसको भी भूल गए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का अधिकतर साइंस के बच्चे रहते हैं, बायो बैकग्राउंड के बहुत कम होंगे भी, तो उनको तो सही लगता है, वही 2-4 लोग देखते हैं। बाकी लोग टर्मिनोलॉजी के कारण भाग खड़े होते हैं। वही टर्मिनोलॉजी कहाँ पर पूछ लिया जाता है, एग्जामिनेशन में, तो फिर वो क्या बोलते हैं, साइंस को कहाँ से तैयार करें, ये तो हमसे हो ही नहीं रहा है। 30 में से 10 सवाल भी नहीं बन रहे हैं। यही कमजोरी होती है मूल रूप से। अगर आप बायोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं तो उसके टर्मिनोलॉजी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मानव के शरीर के अलग अलग अंगों के नाम लिखे हुए हैं, या पुष्पों के नाम लिखे हुए हैं, या वो किस वर्ग से बिलोंग करते उसके नाम लिखे हुए हैं, इंग्लिश नाम होते हैं या लैटिन नाम होते हैं, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। अब बायोलॉजी में समझने की कौन सी चीज़, अगर मानव के तंत्र को हम लोग छोड़ दें तो मूल रूप से समझने की कौन सी चीज़, और समझने की चीज़ भी होगी तो अभी आपके पास समय है क्या साइंस का 4-4 घंटे का लेक्चर लेने का, बताइए 30 सवालों के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा आपको भी कठिनाई उठाना ही पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि बायो को अच्छे से तैयार करें। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होते हैं वो तो सामान्य तौर पर, अगर मैं जनरली बोलूँ, मेरा बैकग्राउंड रहा है तो मुझे आसान लगता है, आपका नहीं रहा है तो आपको आसान नहीं लग सकता है। 100% आपसे एग्री करता हूँ मैं। तो इसके लिए क्या है, थोड़ा बहुत फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो एप्लीकेशन आधारित सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन बायो में एप्लीकेशन आधारित सवाल कुछ होते हैं नहीं, आपको भी पता है। इसमें एप्लीकेशन आधारित सवाल क्या बनेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ इसके अनुप्रयोग पर या इसका क्या उपयोग हो सकता है उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है, जो अगर आप ध्यानपूर्वक भी थोड़ा बहुत ही कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप कर ले जाएंगे। और बायो में वो आपको रटना ही पड़ेगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई और ऑप्शन नहीं होता है, आप उसको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। छोड़कर जाएंगे तो सिलेक्शन रुक सकता है। 30 सवाल आते हैं साइंस के, बीपीएससी पीटी का जान है साइंस, वो छोड़ ही नहीं सकता उसको। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। 20% हिस्सा है साइंस बीपीएससी पीटी का, 20% का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, तो उसको छोड़कर तो जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए बायो को ठीक है थोड़ा कठिनाई हो रही होगी, लेकिन रट लीजिए थोड़े दिन के लिए, क्या पता वहाँ पर 3-4 भी सवाल आप बायो के कर दे सही, उतना इनफ है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री संभाल लेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं आपको क्या बोलूँगा, और प्रैक्टिस के लिए, अगर आपने एक बार भी एनसीईआरटी पढ़ा होगा, मुझे पता है एक बार जिन्होंने पढ़ा होगा उनको 10% समझ में आया होगा या 20% समझ में आया होगा, ठीक है मैं मान गया आपकी बात। एक बार और पढ़ लीजिए अगर समय है आपके पास। नहीं समय है तो जो आप एनसीईआरटी का आपने सार पढ़ा था महेश बर्नवाल वगैरह की, उसी को एक बार और पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस सार से बहुत सारे सवाल लड़ते हैं, बहुत सारे लगते हैं, लगभग में सारे ही सवाल उसमें आपको फैक्ट के रूप में मिल जाते हैं। और उसका एमसीक्यू लगाना शुरू कर दीजिए। अरिहंत का, महेश बर्नवाल का तो एमसीक्यू पता नहीं आता है कि नहीं, अरिहंत वगैरह का एमसीक्यू जो मैं चैनल पर करवा भी रहा हूँ उसको ज़रूर कीजिएगा। हमें भी कठिनाई होती है उसको करवाने में, बहुत कठिनाई होती है, यकीन मानिए। घटना चक्र भी मैं करवा रहा हूँ, घटना चक्र मैंने पहले भी करवाया था, बीपीएससी पीवाईक्यू भी करवा चुका हूँ मैं साइंस का, घटना चक्र भी मैं करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू भी करवा रहा हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन स्रोत यही होगा साइंस का। ये ऐसा कर सकते हैं कि जब आप इस बार का पीटी दें, आपका पीटी निकल जाए, मेंस दें, इंटरव्यू दें, और उसके बाद अगर आपको समय मिलता है या अगर आप नहीं हो पाते हैं क्वालिफाई संपूर्ण रूप से, तो आप फिर आप साइंस को पढ़ सकते हैं अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपके पास यही ऑप्शन है, एनसीईआरटी सार पढ़ लीजिए, उसके एमसीक्यू लगा लीजिए, रट दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा समय दे दीजिए, इसको 10-15 दिन लगातार दे दीजिए, कुछ घंटे करके, रोज़ 5 घंटे साइंस पढ़ना है तो पढ़ना है। 10 दिन में आपका आधा से ज़्यादा तैयार हो जाएगा। इस मैच्योरिटी लेवल पर भी अधिकांश बच्चे होते हैं कि 10 दिन अगर किसी सब्जेक्ट को तन मन धन से पढ़ेंगे तो उनका तैयार हो जाएगा, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे का भी तैयार हो जाएगा। इसलिए इसको और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ इस पर। छोड़ भी नहीं सकते हैं इसको, तो छोड़कर अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो ऐसा मत कीजिएगा, बहुत दिक्कत होगा आपको पीटी में। तो इसको छोड़ भी नहीं सकते, पकड़ना है तो सही से पढ़िए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, लड़िए, जो भी होगा करना तो है ही साइंस को। ओके, यही तरीका भी है। एनसीईआरटी एमसीक्यू करना है तो करना है, जैसे भी हो रहा है वैसे हो, करना है तो करना है भाई। इंग्लिश में हो रहा है, समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में कर लीजिए, हिंदी में नहीं समझ आ रहा है तो इंग्लिश में, अगर समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में कर लीजिए। घटना चक्र भी इंग्लिश में आता है, एक्सप्लेनेशन पढ़िए घटना चक्र का, उसमें बहुत सारे फैक्ट मिलते हैं। यही तरीका साइंस का है। ओके, अब आते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि डेली टारगेट हमारा नहीं बन पाता है, किस तरह से बनाएं डेली। देखिए, एक ही सब्जेक्ट अगर मैं आपको बोलूँ कि सुबह से शाम तक पढ़ते रहिए, बोर हो जाएंगे आप। 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं,
और समय बांट कर ले सकते हैं, 4-4 घंटे। अगर आप 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो 3-3 घंटे। और समय बांट लीजिए कि सुबह के सीटिंग में और शाम के सीटिंग में, 2 ही सीटिंग में पढ़ते होंगे। पूरे दिन भी कई लोग पढ़ते हैं, सूरमा लोग, आपने नहीं देखा है, मैंने देखा है, 12-12 घंटे तक लाइब्रेरी में बैठ के झूलते रहते किताब के सामने में। तो इस तरह के भी होते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, उतना उतना पढ़ के कहाँ जाएंगे, पृथ्वी पर ही रह तो रहना है। तो समय बांट लीजिए कि सुबह में भाई मुझे 4 घंटे अगर बैठूँगा या बैठूँगी तो मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूँगी। उसके बाद से शाम को दूसरे सेटिंग में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगी, 4 घंटे 5 घंटे। बीच में 1-2 घंटे सेट लगा लिया, प्रैक्टिस कर लिया, कोई MCQ देख लिया, ऑनलाइन कुछ वीडियोस देख लिए, न्यूज़पेपर पढ़ लिया। इसी तरह से टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, ये आपका खुद का होता है। अगर आप मुझे बोलेंगे रूटीन बना कर दीजिए तो मैं सुबह 5 बजे में कभी उठता हूँ और रात को 2 बजे भी कभी सोता हूँ, तो ये मेरा रूटीन होगा, आपका अपना रूटीन होगा। इस तरह से अपना रूटीन बनाइए, लेकिन टाइम बांट कर हमेशा पढ़िएगा। कम से कम 2 सब्जेक्ट तो एक दिन में पढ़ना ही पढ़ना है, कम से कम 2 पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3। ऐसा भी नहीं होना कि 1-1 घंटा करके सारा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यकीन मानिए कोई सब्जेक्ट तैयार ही नहीं होगा 1-1 घंटा करके सारा पढ़ेंगे तो। कम से कम 2 सब्जेक्ट पूरे दिन में, या 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। टारगेट बनाना है क्या कि आज सुबह से शाम तक में, जैसे मैंने टारगेट बनाया, आज सुबह से शाम तक में मुझे 1905 से लेकर 1947 तक के हिस्ट्री को अच्छे से चाट जाना है। बिल्कुल इस सेक्शन सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। 1905 से 1947 तक के हिस्ट्री को आज मुझे सुबह से शाम तक में बिल्कुल 100% क्लियर कर जाना है। हर फैक्ट को, बिहार को लेकर, देश को लेकर, सारे फैक्ट, विद्रोह से लेकर सब कुछ आज तक शाम तक तो ख़त्म होना ही होना चाहिए, ख़त्म। तो वही वाला करना है। इसी तरह से टारगेट बनाइए। जैसे पॉलिटी का आप टारगेट बना सकते हैं कि सुबह से शाम तक मुझे संसद चैप्टर ख़त्म करना है। संसद चैप्टर सबसे बड़ा है लक्ष्मीकांत में, 22 पेज या 23 पेज का है, उसको समाप्त करना है। या आप ये बना सकते हैं कि सुबह से शाम तक में मुझे इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक हिस्ट्री जो 1947 से लेकर आपका 2000 तक का है, उसको कम से कम एक बार पढ़ जाना है। MCQ उसके लगा जाने हैं, या शॉर्ट में एक बार पढ़ लेना, या वीडियो से पढ़ लेना, जहाँ से भी हो उसको एक बार कर लेना है। तो ये टारगेट होता है पर डे का। फिर इसी हिसाब से सप्ताह का टारगेट बना सकते हैं। जैसे एक सप्ताह का लिया कि मुझे इस सप्ताह में मॉडर्न हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी को कंप्लीट कर लेना है 7 दिन में। कि भाई टाइम बांट कर मॉडर्न हिस्ट्री को मैं 3 दिन में कंप्लीट कर लेना है। 1750 से 1947 तक तो पढ़ना है, 3 दिन भी नहीं लगता है गुरु, उससे भी कम समय में हो जाता है। और जब मिडेवल पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिडेवल में कहानी पढ़ रहे बैठकर किसने किसको कब मारा। क्या क्या पढ़ना है पीटी के हिसाब से, युद्ध कौन कौन से हुए हैं, और सामाजिक और आर्थिक सुधार कौन कौन से हुए हैं, कौन कौन से सुधार किसने किए हैं, इसको पढ़ना है। किसमें दिल्ली सल्तनत में और मुग़ल में। यही तो आपका मॉडर्न है। कब किस वंश की स्थापना हुई, कौन सा वंश कितने समय तक रहा, कौन सा राजा ने कौन सा प्रमुख सुधार किए। सुधार आप वही सामाजिक आर्थिक सुधार नाम से चैप्टर है 11th में, सतीश चंद्रा में। दोनों के बाद, मुग़ल के बाद मुग़लों का सुधार का चैप्टर है, दिल्ली सल्तनत के बाद दिल्ली सल्तनत के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का चैप्टर है। उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है एग्जाम्पल सहित। और क्या पढ़ना है, कब कौन से युद्ध हुए हैं, एक बार बस उसको फैक्ट देख लेना, आपका मिडेवल तैयार। ऐसे ही पढ़ना होता है, लाइन बाय लाइन नहीं रिवीजन करना होता। रिवीजन ऐसे ही किया जाता है क्योंकि इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, बिहार का जो मिडेवल हिस्ट्री है वो आप KBC नैनो वगैरह से या PYQ से तैयार कर सकते हैं। पूछाया ही सवाल उसमें पूछा जाता है। बिहार के मिडेवल हिस्ट्री से कोई नया सवाल एक नहीं बनाया जाता है। ओके, बाकी जो आर्थिक सामाजिक परिवर्तन है या सैन्य सुधार हैं वो सभी आपको एक ही चैप्टर में मिलते हैं। मुग़लों का प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक आर्थिक सामाजिक सुधार, दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक आर्थिक सामाजिक सुधार, ये चैप्टर का नाम है। देखिएगा 11th की NCERT में सतीश चंद्रा में। और उसको अगर आप पढ़ लेंगे सुबह से शाम तक में 4 बार पढ़ जाएंगे तो उसको इतना आसान है। वो लाइन बाय लाइन पढ़ जाइएगा, रिवीजन हो गया आपका मिडेवल का। इसी प्रकार से रिवाइज किया जाता है। विद्रोह पढ़ना शुरू किया, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का विद्रोह की मैं बात करूँ, पढ़ना सिखा रहा हूँ थोड़ा सा। मॉडर्न हिस्ट्री के विद्रोह की बात करूं, अगर मैं विद्रोह पढ़ना शुरू किया तो देखिए, एक मैप लेकर बैठ जाइए। देखिए कौन कौन से किस क्षेत्र में विद्रोह हुए हैं, किस ईस्वी में हुए हैं, उसका नेता कौन है, पर्पस क्या था, बात खत्म। यह ऐसे ही पढ़ना है, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना होता है। जैसे मान लीजिए उलगुलान विद्रोह है, उसका नेता कौन था, किस क्षेत्र में हुआ है, किस टाइम पीरियड में हुआ है, बस बात खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। किसी अंग्रेज़ अफसर ने उसको दबाया हो तो उसका नाम पढ़ सकते हैं, बाकी उसमें कुछ पढ़ना होता नहीं है। इसी तरीके से सप्ताह का टारगेट बनाइए कि 2 सब्जेक्ट मुझे इस सप्ताह में कंप्लीट करना है, और डेली का टारगेट बनाइए कि मुझे आज सुबह से शाम तक में इसको कंप्लीट करना है। टारगेट लेकर पढ़िए, बहुत आसान लगेगा और पढ़ाई भी में भी मन लगेगा। घंटे भर का टारगेट लगा सकते हैं कि आज मुझे 2 घंटे में टेस्ट सीरीज जब तक होगा नहीं तब तक उठना ही नहीं है, तो ये टारगेट लगा सकते हैं। इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद के साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है बिठाने के लिए। मुझे पता है मेन दिक्कत बैठने की ही आती, बैठेगा ही कौन। ओके,
अब आ जाते हैं हम लोग करंट अफेयर को लेकर कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना चाहिए। देश विदेश एडुटेरिया से कंप्लीट कर लीजिए और बिहार स्पेशल एडुटेरिया से कंप्लीट कर सकते हैं। एडुटेरिया बेस्ट बुक आई है, एक आई है आपका जून 2023 तक के करंट अफेयर के लिए और बिहार स्पेशल के लिए आया है जुलाई 2023 तक के करंट अफेयर के लिए। इन दोनों को आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप SPD पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक और बुक करवाऊंगा, स्पर्धा पब्लिकेशन का बिहार का बहुत ही अच्छा आता है करंट अफेयर का बुक, उसको मैं ज़रूर करवा दूंगा PT एग्जामिनेशन के पहले। तो करंट अफेयर के लिए भी आप यही पढ़िए, SPD पढ़ सकते हैं, बिहार और देश विदेश का और एडुटेरिया पढ़ सकते हैं। इतना एनफ होता है, इसी को बार बार पढ़िए क्योंकि फैक्ट तो इसी में से आते हैं। आप बार बार नहीं पढ़ते इसलिए आपका फैक्ट छूट जाता है, बाकी आते तो इसी सब बुकों से हैं सवाल। ओके, अगला कौन सा है आपका, और न्यूज़पेपर एनालिसिस जो मैं पढ़ाता हूँ उसको ज़रूर फॉलो किया कीजिए। आपका मेंस का भी तैयार होगा टॉपिक और PT का तो मैं तैयार करवा ही रहा हूँ साथ में, रोज़ एक एक टॉपिक। अब आते टेस्ट सीरीज़ पर 3 बार कौन कौन से लगाने। देखिए, एक आस्था का टेस्ट सीरीज़ है, ये तो मैं करवाऊंगा नहीं चैनल पर क्योंकि ये कॉपीराइट वगैरह का बहुत ज़्यादा समस्या होता है इनमें, तो इसका मैं ना करवाऊंगा, ना ही आपको PDF दूंगा। और एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं और मुख्य रूप से रिवीजन आपका बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं घटना चक्र में से सवाल देते हैं, फिर भी तो आपसे नहीं बनते हैं। घटना चक्र से ही अगर एडुटेरिया में सवाल दिए जाते तो उस हिसाब से 150 आपके सही होने चाहिए थे। नंबर आते हैं आपके 60, बोल रहे हो आप घटना चक्र से सवाल रहते, घटना चक्र से ही सवाल है, आप ला के दिखाओ मुझे 140। नहीं आते हैं ना, तो घटना चक्र भी आपने प्रैक्टिस नहीं किया इसका मतलब तो ये अपने ऊपर देखिए, हर चीज़ को ब्लेम नहीं करना चाहिए जीवन में। जैसा टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ मेरे हिसाब से अच्छा है, प्रैक्टिस करने के लिए बेहतरीन है, कोई खामी नहीं है उसमें। बाकी अगर आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करने बैठेंगे, यकीन मानिए वो सारे UPSC लेवल के टेस्ट सीरीज़ बना रहे, BPSC से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसका मत जाइएगा। इन 3 को लगाइए। इम्तिहान पब्लिकेशन का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज होता है अभी तक मुझे जो लगा है BPSC के हिसाब से, एडुटेरिया का लगा सकते हैं और आस्था IAS का भी लगा सकते हैं, इसका भी टेस्ट अच्छा है, इसका भी टेस्ट अच्छा है। बाकी अगर आपकी श्रद्धा है किसी और इंस्टीट्यूट में, किसी और टेस्ट में, बेझिझक लगाइए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, आपका अपना मन है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लगाते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको 3 बार लगाना है, हमेशा मैंने बोला है टेस्ट सीरीज़ को 3 बार लगाना है। अब मैं आपको वो वेबसाइट दिखा देता हूँ जहाँ पर सारे टेस्ट सीरीज़ फ्री में मिलते हैं, PDF उसके हिंदी इंग्लिश सब फ्री में मिलते हैं। इसको ध्यान से देखिए, यही वो वेबसाइट है pdfnotes.co और इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर मैं आपको दिखाऊँ इस पर सभी के आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाते हैं। किसी भी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज़ अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 69th इम्तिहान टेस्ट सीरीज़ है और एक्सप्लेनेशन सहित है, 69th परफेक्शन का भी है और परफेक्शन के अलावा एडुटेरिया का भी टेस्ट सीरीज़ है, परम IAS का भी है और फिर आपका खान सर का भी है, खान ग्लोबल स्टडीज़, आस्था का भी है, सबका टेस्ट सीरीज़ है, सभी का टेस्ट सीरीज़ फ्री में अवेलेबल है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फिर जाओ, डाउनलोड मारो, टेस्ट सीरीज़ लगाओ, PDF फ्री में है, सब कुछ फ्री में है, अब करना आपको ही है। थैंक यू सो मच आप सभी का देखने के लिए। कैसा लगा आज वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।